अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान आज बोर्ड ऑफ पीस का बाकायदा रुकन बन गया और डेवोस के अंदर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर के साथ बैठकर डॉक्यूमेंट के ऊपर दस्तखत कर दिए। ना सिर्फ पाकिस्तान ने बल्कि वो जो 8 मुस्लिम कंट्रीज़ का एक ब्लॉक बना था जिसने गज़ा में पीस प्रोसेस के हवाले से यूएस प्रेसिडेंट के उस प्लान को इंडोर्स किया था, जिसमें सऊदी अरब भी शामिल है, तुर्की भी शामिल है, कतर भी शामिल है, इंडोनेशिया भी शामिल है। वो तमाम ममालिक ने इस प्रोसेस को सपोर्ट किया और गुज़श्ता रोज़ फॉरेन मिनिस्टर्स के एक बयान ने तौसीक कर दी कि अपने अपने कवानीन के तहत वो इस प्रोसेस को सपोर्ट करेंगे। एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हुई आज जब वो शहबाज शरीफ ट्रंप के साथ बैठे हुए थे। तो पहले तो उन्होंने कानों के अंदर कुछ सरगोशियाँ की जो आमतौर पर इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही कम देखने को मिलती हैं, लेकिन वो सरगोशियों के बाद उन्होंने सामने बैठे हुए जो मेहमान थे उसके अंदर फील्ड मार्शल भी मौजूद थे, तो उनकी तरफ इशारे से ट्रंप साहब को बताया और ट्रंप साहब ने फिर अच्छे ग्रीटिंग्स एक्सचेंज की, वहीं से बैठे हुए कुछ जेस्चर्स एक्सचेंज हुए और स्माइल्स एक्सचेंज हुई। तो पाकिस्तान को एक अच्छा मुकाम अल्लाह ताला ने दिया है। गो कि मेरे अपनी ज़ाती राय में जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं यहाँ चैलेंजेस ज़्यादा हैं, तो हमें हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए और जो भी फ़ैसला करें बड़ा सोच समझ के रखना चाहिए। लेकिन इंटरनेशनल फोरम पे अमरीकी सदर के साथ वज़ीर आज़म का मौजूद होना और हाज़रीन के अंदर मेरा ख़्याल है अकेले पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ ही होंगे। शायद पाकिस्तान का वो जो एक हाइब्रिड मॉडल है उसका तकाज़ा है कि वज़ीर आज़म से ज़्यादा पाकिस्तान में फील्ड मार्शल का वज़न है। अदरवाइज़ मेरा ख्याल है बाकी मुल्कों से या फॉरेन मिनिस्टर्स हैं या उनके प्राइम मिनिस्टर्स हैं, लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ भी उस इवेंट में मौजूद थे। आगे करना क्या है इस बोर्ड ऑफ पीस ने, वो बज़ाते ख़ुद एक चैलेंज होगा। इसका चार्टर अभी फुली पब्लिक नहीं किया गया। गज़ा में पीस प्रोसेस के हवाले से ये आगाज़ करेंगे, बाद में क्या करेंगे, क्या यूएन का मुतबादल बनेगा, यूएन तकसीम होगा या नहीं होगा। बाज़ जो यूरोपियन यूनियन के ममालिक हैं वो इसकी तकसीम का हिस्सा बन चुके हैं, जैसे जर्मनी और फ्रांस जो है वो एक साइड पे खड़े हैं। अगर ग्रीनलैंड का मसला कुछ टेढ़ी शक्ल इख्तियार करता है, गो लगता है कि उसके अंदर कुछ पेशरफ्त हुई है। ट्रंप को वहाँ पर ऑफ़र किया गया नेटो की जानिब से कि आप यहाँ फ़ौजी अड्डा बनाना चाहते हैं, मिज़ाइल सिस्टम लगाना चाहते हैं, वो गोल्डन डोम बनाना चाहते हैं, आप बनाएं, आपको किसने रोका है, लेकिन कब्ज़े वाला ख्याल निकाल दें जिससे यूरोप और नेटो तकसीम हो जाएगा। लगता यह है कि शायद गुड सेंस प्रवेल कर जाए, लेकिन ट्रंप साहब बहुत अनप्रेडिक्टेबल आदमी है। इसी तरीके से ईरानियन इशू के ऊपर वो कह रहे हैं कि वो बातचीत करेंगे, लेकिन साथ ही जितनी खबरें आ रही हैं वो ये ज़ाहिर कर रही हैं कि ईरान के इर्द गिर्द जितने फ़ौजी अड्डे अमेरिका के मौजूद हैं उसके ऊपर बहुत तेज़ी के साथ अनप्रेसिडेंटेड बिल्डअप हो रहा है। उसका मकसद क्या, ईरान को दबाव में लाना है या उसका मकसद दोबारा से अटैक करना है, उसके मतलब भी हम सिर्फ क्या सराही कर सकते हैं यकीन से बताना काफ़ी मुश्किल है। अमेरिका को इस वक्त कोई भी दुनिया में मत्था लगाने के लिए तैयार नहीं है और शायद इस पोजीशन में भी नहीं है। 750 के करीब अमेरिका के फ़ौजी अड्डे हैं पूरी दुनिया में और वो अपने वज़न से ही गिरेगा, शायद दूसरा उसको कोई गिराने की कोशिश ना करे। खुद यूरोप के अंदर शायद 40 के करीब उसके फ़ौजी बेसिस मौजूद हैं इस वक्त। तो आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम इसी इशू से करेंगे। स्टूडियोज़ में मौजूद हैं बिलाल अज़हर क्यानी साहब, वज़ीर ममलकत ख़जाना के। बिलाल साहब वेरी वार्म वेलकम। इसके अलावा सेनेटर हुमायूं अहमद साहब हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन आगाज़ हम कर रहे हैं प्रोग्राम का सरदार मसूद ख़ान से, जो पाकिस्तान के नामवर सफ़ीर भी और पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर के साबिक़ सदर भी। सरदार मसूद ख़ान साहब, आपको वेलकम भी करता हूँ और आप ही से तज्ज़िया चाहूँगा, इस बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान का बैठना, उसकी क्या अहमियत है और इसका रोल क्या होगा? देखिए, ख़ुद आपने तारुफ़ में ज़िक्र कर दिया कि पाकिस्तान दूसरे इस्लामी ममालिक के साथ इस बोर्ड में शामिल हुआ है और ये वो 8 ममालिक हैं जिन्होंने गुज़श्ता बरस सितंबर में सदर ट्रंप से मुलाकात की थी और उनसे अपील की थी कि आप गज़ा में जंगबंदी करवाएं। तो सदर ट्रंप ने जो है, पहले से भी उनकी तैयारी थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने इनकी सलाह को संजीदगी से लिया और 20 नुकाती फार्मूला जारी किया। तो उसके बाद जो है उसकी शक्ल बनती रही। ये आहिस्ता आहिस्ता जो है स्टीव विटकॉफ और जो मिस्टर कुशनर हैं जो उनके ब्रदर इन लॉ हैं, इसके ऊपर काम करते रहे और जो अब नया एक ढांचा बना है, 3 टियर स्ट्रक्चर इसका बना है, जिसमें बोर्ड ऑफ पीस है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड है और एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ढांचा है। ये एडमिनिस्ट्रेशन का जो ढांचा है उसे फ़लस्तीनी उसे जो है चलाएँगे। तो इसमें यह है कि पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी है, ख़ुद आपने भी अपने तारुफ़ी जुमलों में कहा कामयाबी है, क्योंकि जिस किस्म के ताल्लुक़ात हमारे बढ़ रहे थे गुज़श्ता बरस से अमेरिका के साथ और फिर उसके बाद दूसरे खलीजी रियासतों के साथ, तो इस इर्तिक़ा की रोशनी में हम पीछे नहीं हट सकते थे। यानी ये ज़रूर है कि
इसमें जो है जो भी लोग शामिल हुए हैं वो पता नहीं इसके मकासद जो है पूरे तरीके से पूरे कर सकेंगे या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का हमेशा से ये उसूली मौक़िफ़ रहा है कि फ़लस्तीन को एक ख़ुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम किया जाए, यानी इसराइल में क़ायम किया जाए, यानी सिर्फ कहा ना जाए, तस्लीम ना किया जाए, बल्कि जो उसे अमलन क़ायम किया जाए। तो पाकिस्तान ने अपने आप को रिंग फेंस किया एक तरीके से मैं समझता हूँ, और उसने जो है अपना जो है रिस्क प्रीमियम भी घटा दिया, यानी ये इसमें कोई बहुत बड़ा उसने रिस्क नहीं लिया। अगरचे इस बोर्ड ऑफ पीस में इसराइल शामिल हो चुका है, लेकिन एक ऐसा मुल्क उसमें शामिल हुआ है, और सऊदी अरब जो पाकिस्तान का हलीफ भी है और अब जो है डिफेंस पार्टनर भी है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने सही वो किया है। लेकिन आपका एक और सवाल जो है आपने पूछा है कि करेगा क्या, तो करेगा ये कि ये असल में एक नया मैकेनिज़्म सदर ट्रंप ने तराशा है, जिसका महवर मरकज़ सदर ट्रंप ख़ुद हैं। उनको एक मुकम्मल वीटो हासिल है, यानी जो भी उसका ढांचा बना है वो जितने फ़ैसले अगर वो मेजॉरिटी से भी किए जाएंगे, उसमें जो है गैर मुस्तकिल अरकान हों या मुस्तकिल अरकान हों, इनके दरमियान तफरीक ये है कि जो गैर मुस्तकिल अरकान हैं वो $1 बिलियन नहीं देंगे और दूसरे जो हैं वो $1 बिलियन देंगे और उनकी मुस्तकिल रुकनीत होगी। तो इसका कोई ढांचा थोड़ा सा जो है सिक्योरिटी काउंसिल से भी मिल जाता है कि मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल अरकान। तो मैं समझता हूँ कि जो भी फ़ैसले होंगे वो सारे के सारे कुल्ली तौर पर इन ए मोनोपोलाइज्ड मैनर वो सारे के सारे जो है बोर्ड ऑफ पीस में होंगे, और आखिर जो है हतमी फ़ैसला जो है वो सदर ट्रंप का होगा। नीचे जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसमें एक साहब जो हैं उनको ब्लॉडनॉफ उनका नाम है, वो पहले भी मशरक़ वस्ता में यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे रहे हैं, वो उसको चलाएंगे किसी तरीके से, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अली शाह चलाएंगे, जो पहले जो है ये मकबूजा फ़लस्तीनी रियासत फ़लस्तीनी अथॉरिटी के वज़ीर भी रह चुके हैं। जी सीनियर अथॉरिटी। तो जो म्यूनिसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम फ़लस्तीनियों को दी गई हैं, और बोर्ड ऑफ पीस में किसी फ़लस्तीनी या PLA के नुमाइंदे को शामिल नहीं किया गया। अच्छा, अब इनके मकासद जो हैं वो ये हैं, वो लिखत पढ़त में ये आ रहे हैं कि आपने जो है थोड़ा सबसे पहले तो इस एक सिचुएशन है जिसमें नेतन्याहू बोर्ड ऑफ पीस में बैठे होंगे, टोनी ब्लेयर जो है बहुत कंट्रोवर्शियल फिगर है वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के हवाले से, वो बैठे होंगे, जॉर्ज कुशनर बैठे होंगे, विटकॉफ बैठे होंगे और नेतन्याहू के साथ बैठे होंगे। तो ये पूरा एक ग्रुप होगा, उधर फ़लस्तीनियों की नुमाइंदगी नहीं होगी, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम ब्लॉक में सऊदी अरब और पाकिस्तान बैठे होंगे। तो फ़ैसला साजी में कौन हावी होगा, जिसमें चेयरमैन साहब जो ख़ुद ट्रंप है उनको कुल्ली इख्तियार हासिल है, तो डिसीजन मेकिंग में तो बहुत इन्फ्लुएंस होगा। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि जो इसकी साख्त है पूरे के पूरे जो है बोर्ड ऑफ पीस की, और उसमें जो अरकान हैं, जो बुनियादी बानी अरकान हैं, वो सारे के सारे या तो प्रो इसराइल हैं, यानी या फिर जो है वो रियल एस्टेट से उनका ताल्लुक़ है, जो बहुत बड़े बड़े टाइकून हैं, या तीसरे जो है वो सदर ट्रंप ख़ुद और उनकी काबीना के अरकान और उनके बहुत करीबी दोस्त और हलीफ उसमें मौजूद हैं। तो उनका पलड़ा भारी होगा। मुसलमान ममालिक जो हैं, जो भी हमने 8 ममालिक गिनवाए हैं, ये सलाह मशवरा दे सकते हैं, लेकिन ये फ़ैसलों के ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकते। इसराइल ने एक ऐसी नाकाबिल यकीन से हरकत की थी, उसने ये कहा था कि जनाब मुझसे मुशावरत नहीं की तो मैं इनसे दूरी इख्तियार करूँगा, और बाद में शामिल हो गया। वो असल में इसलिए कि वो एक किस्म की इंश्योरेंस ले रहा था कि बाद में कभी उसे दोबारा गज़ा के ऊपर हमला करना पड़े तो वो उसको इन्वोक कर सके इस बयान को। लेकिन ये है कि ये फ़ैसले जो हैं जिस किस्म के भी हैं वो इसराइल के हक़ में ज़्यादा होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आगे होना क्या है, अमलन क्या होना है। तो जो अमलन तैयारी हो रही है वो ये है कि ये किस्म का एक रियल एस्टेट का मेगा प्रोजेक्ट है कि पूरे के पूरा जो हिस्सा अभी आज़ाद है, क्योंकि 54% ऑफ द गाज़न टेरिटरी इज़ स्टिल अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ इसराइल, उसकी इजरायली फोर्सेस वहाँ मौजूद हैं। जो बाकी आज़ाद इलाका, आज़ाद तो आप उसे भी नहीं कह सकते,
उसमें जो है तामीर नौ का सिलसिला शुरू होगा और उसमें बड़े बड़े टाइकून्स जो है, रियल एस्टेट टाइकून्स जो है उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेकिन उससे गज़ा के लोगों को क्या फ़ायदा होगा? लेकिन गज़ा के लोग कत्लेआम जेनोसाइड से तंग आए हुए हैं कि वो इस इम्परफेक्ट सिचुएशन के साथ भी समझौता तैयार हो गए जहनी तौर पर कि किसी तरीके से कुछ तो मतलब बिलाल कैनी साहब से भी इस पे राय लेते हैं। जिंदगी के मामूलात बहाल काफ़ी ट्रिकी सिचुएशन है, आपको इम्पोर्टेंस मिली है, इंटरनेशनल फोरम पे आप बैठे हैं, लेकिन जितनी बटी हुई हमें दुनिया नज़र आती है इस वक्त, उसमें हर कदम जो है वो आपको नाप तोल के रखना पड़ेगा। कौन सा अगली मूव चलनी है उसके ऊपर भी बहुत सोच विचार करना चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए नदीम साहब, मैं आपकी आखिरी इस जुमले से इत्तफ़ाक़ करता हूँ और मेरा ख़्याल है कि कोई भी इस बात में शक नहीं है कि आज तक हम मौजूदा हुकूमत ने और हमारी जो पॉलिटिकल और सिविलियन लीडरशिप है और जो मिलिट्री लीडरशिप है, जिस तरीके से हमने भारत की मुसल्लत करदा जंग लड़ी और जीती, और उससे पहले और उसके दौरान और उसके बाद जो सफारती महाज पर जिस तरीके से हमने अपने आप को कंडक्ट किया है, आई थिंक इट कुडंट हैव बीन बेटर। और आई थिंक हम में से कोई भी शायद इतनी तवक्को नहीं करता था जितनी हमें सफारती महाज पर कामयाबियाँ और स्ट्रेंथनिंग नज़र आई है, जिसमें हमने पिछले साल के अंदर आप अपनी सारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स देख लें, हर किसी के अंदर एक ही वक्त में स्ट्रेंथनिंग आपको नज़र आई है, चाहे वो अमेरिका, चाइना, मिडल ईस्ट हो, सऊदी इन पर्टिकुलर, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हो, टर्की हो, बांग्लादेश हो। तो पाकिस्तान ने अपने आप को इस इवॉल्विंग ग्लोबल इन्वायरमेंट में समझदारी से, मैच्योरिटी से और प्रोएक्टिव तरीके से कंडक्ट किया है, तो तभी हमें हमारी ये जगह इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे और ग्लोबल डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म्स पे बनी है। तो देखिए आज भी ये जो डेवलपमेंट है, देखिए बुनियादी तौर पे पाकिस्तान ने ये कहा, और आपने देखा कि परसों भी जो स्टेटमेंट रिलीज़ हुई पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से, उसमें वाज़े तौर पर बुनियादी तौर पर हमने यही मकसद बताया कि इस बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन करने का मकसद ये है कि हम अपना किरदार जारी रखें गाज़ा पीस प्लान की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और उसमें आपने देखा है कि हमारा जो मौक़िफ़ है गज़ा के हवाले से वो वही है जो पहले था, जिसमें हम वाज़े तौर पे कहते हैं कि वी वांट, पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज वांटेड एंड स्टिल वांट्स एन इंडिपेंडेंट, सॉवरेन एंड कंटिग्यूअस स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन विद प्री 1967 बॉर्डर्स। और उसमें इस पे भी बुनियादी तौर पे ये तीन चीज़ों पर जोर था कि गज़ा के अंदर ह्यूमैनिटेरियन एड इस बोर्ड ऑफ पीस के ऑपरेशनलाइजेशन के नतीजे में बढ़े, परमानेंट सीज़ फायर और रिकन्स्ट्रक्शन हो गज़ा की। तो मेरे ख्याल से इस हवाले से आज जब इस बोर्ड ऑफ पीस का लॉन्च हुआ है, तो वहाँ पे बिलखुसूस जो जैरेड कुशनर की स्पीच थी, उसमें आगे एक 100 दिन के प्लान का जिक्र किया गया, जिसमें इन तीनों चीज़ों का जिक्र हुआ है कि ह्यूमैनिटेरियन एड को भी रैंप अप करना है, एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें बिजली, पानी और सीवरेज गज़ा का है, उसकी रिहेबिलिटेशन, और आखिर में बिल्डिंग्स की रिकन्स्ट्रक्शन, बिलखसूस अस्पतालों की और बेकरियों की और खाने के लिए जो बिल्डिंग्स हैं। तो देखिए इस हवाले से तो अगर गज़ा में एक और आगे फिर एक टेक्नोक्रेटिक सेटअप जो फ़िलिस्तीनी लेड टेक्नोक्रेटिक सेटअप जो फ़िलिस्तीन में गवर्नमेंट चलाएगा, तो देखिए अगर गज़ा के अंदर ये रिकन्स्ट्रक्शन होती है, एड पहुंचती है, मुस्तकिल सतह पर पीस होता है, और जो हमारा मकसद रहा है फ़िलिस्तीनी अवाम के हक़ के लिए आवाज़ बनना और जंग लड़ना, और अगर इस तरह के फ़ोरम पे शमूलियत इख्तियार करके हम अपना किरदार जारी रख सकते हैं जो हमने पहले भी अदा किया है, तो मेरा ख्याल है जी दिस शुड बी आई थिंक इसमें फिर हमारा मकसद इसमें इस तरह के फ़ोरम में शामिल होने का पूरा होगा। एक बात मैं मुख्तसरन ज़रूर करना चाहूँगा कि, और ये एम्फसाइज़ करनी ज़रूरी है, चूँकि बात हो रही थी कॉम्पोजिशन की बोर्ड ऑफ पीस की और किसका क्या किरदार है, तो यकीनन इसमें हमारे काफ़ी सारे दोस्त ममालिक और मुसलमान दोस्त ममालिक इसमें शामिल हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया भी है, टर्की भी है, इसमें यूएई भी है, इसके अलावा इजिप्ट, जॉर्डन, कतर और बहरीन भी हैं, इंडोनेशिया भी है, मोरक्को भी का पूरा ब्लॉक शामिल है जिन्होंने ट्रम्प के प्लान तो देखिए और मेरे ख्याल से इस बिलखसूस गज़ा के हवाले से इस तरह के प्लेटफॉर्म की लेजिटिमेसी भी या उसकी जो इम्पार्शियलिटी है वो भी इस तरह के ममालिक, मुसलमान ममालिक की शमूलियत से ही आई थिंक उसको वज़न मज़ीद मिलेगा। तो इसीलिए मेरे ख्याल से आगे भी आज एक प्रॉमिसिंग स्टार्ट है, और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि मुसलमान ममालिक की प्रेजेंस इंश्योर करेगी कि आगे प्रोग्रेस भी उसी तरीके से इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे? डॉक्टर हुमायूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्तईन। देखिए मुझे रियलिटी है, पाकिस्तान ने अपने आप को एक चीज़ के ऊपर कमिट किया है। अब अगर अब इसमें पैलेस्टाइन की हम बात करते हो, पैलेस्टाइन की
गारंटी कौन दे रहा है? ये मुझे तो इस पूरे पीस प्लान में ये लग रहा है कि ये सारे डिक्टेशन जो है ना इजराइल कर रहा है। इजराइल चूज कर रहा है, पिक एंड चूज कर रहा है कौन नहीं होगा, कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा। दूसरी चीज जो मुझे चीज बॉदर करती है वो है कि इट इज एन ऑल्टरनेटिव टू यूनाइटेड नेशंस। बना दिया किसी हद तक उन्होंने, सुन लेना। और इसका चेयरमैन है जनाब ट्रंप साहब, और ता हयात चेयरमैन है, ठीक है। अब वो चेयरमैन है, अब वो इसको हैंडल करेंगे अपनी उसके, उनकी सोच क्या है अब उसको कौन जाने। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये मुसलमानों की जूती मुसलमानों के सर पर होगी, या ये वाकई कोई इस किस्म की चीज़ों के जिससे एक सोल्यूशन होगा? क्या आप वाकई पैलेस्टाइन को उनका हक दोगे? क्या आप वाकई इसमें अगर फ़र्ज़ करें हमास जो है, जो कि एक वहाँ की रियलिटी है, एक पॉलिटिकल रियलिटी है, क्या उसको आप लोग बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश करोगे? क्योंकि इजराइल तो ये चाहता है। उसको क्या प्रोटेक्शन है? क्या उसकी कोई वैलिडिटी रहेगी या नहीं रहेगी? हमास को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी ना। हिजबुल्लाह के खिलाफ भी कार्रवाइयां करने के लिए ट्रंप साहब इस फोरम को इस्तेमाल करेंगे। सर मैं बता रहा हूँ, अब क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ना कह सकती है? नहीं कह सकती। आज पाकिस्तान की गवर्नमेंट ना कहना चाहते हुए भी ना नहीं कह सकेगी। मैं ये समझता हूं, मेरी नजर में ये मैं समझता हूं, देखिए ये इस पूरे ऑल्टरनेटिव क्या होना चाहिए था अगर पाकिस्तान नहीं जाता? देखिए दिस नहीं, देखिए पाकिस्तान ने अपने आप को जिस तरीके से, देखिए एक होता है ना जब आप एक जगह पे पाकिस्तान अगर नहीं जाता, डॉक्टर साहब, डॉक्टर हुमायूं, अगर पाकिस्तान कहता है मैं नहीं बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बनता तो क्या करना चाहिए था पाकिस्तान? देखिए पाकिस्तान ये कर नहीं सकता था। पाकिस्तान जितना बीच में फंस गया था, पाकिस्तान कह नहीं सकता। देयर वाज नो ऑप्शन, देयर वाज नो ऑप्शन फॉर पाकिस्तान। दे आर नाउ टोटली इन इट। और उन्होंने, और इन्हीं के थ्रू, पाकिस्तान के थ्रू इन्हीं फ़लस्तीनियों को, इन्हीं हमास को रगड़ा जाएगा। ये मेरे दिमाग कहता है, जो कि मुझे बाद दफ़ा मैं समझता हूँ कि विच विल नॉट बी अ गुड थिंग। मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान की नॉर्थ पोजीशन है कि हम हमास को डिसआर्म करने के लिए इसमें हिस्सा नहीं बने। मैं अब देखो, मैं एक बात बता देता हूँ, सिंपल सी बात है। एक आप एक जगह पे बैठ गए हो, एक आप जो पीस कमेटी आपने बना ली है या वो कर लिया है, उसमें एक डिसीजन हो जाता है, चेयरमैन डिसीजन देता है, बाकी सारे लोग डिसीजन देते थे कि हाँ जी ये होगा। आप उसके अंदर शामिल हो, आप उससे कैसे निकलोगे? कैन समबडी टेल मी दिस थिंग? कैसे निकल? आप नहीं निकल सकते। यू आर कमिटिंग टू दिस थिंग। नाउ व्हेन यू आर कमिटिंग टू दिस थिंग, इजराइल आपको कहेगा यार तुमने ये करना, और इजराइल विल बी वॉचिंग, इजराइल विल बी कंट्रोलिंग, इजराइल वुड बी डायरेक्टली कंट्रोलिंग थ्रू द ट्रम्प। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। नाउ मे बी मैं गलत हूं, मेरी सोच गलत हो, मे बी सारी चीजें हो। मैं ये समझता हूं in order to please people, to get कि भाई हाँ हाँ हम लोग बड़े अच्छे लोग हैं, वो प्लीज करते होते, पीस करते होते हम ऐसी जगह फंस गए कि जहाँ से अब निकलना हमारे लिए मुश्किल होगा। और मॉरली जो वही वाली बात है कि मुसलमानों की जूती मुसलमानों के सर पे पड़ेगी। अच्छा सरदार मसूद साहब, आप क्या समझते हैं क्या चैलेंजेस हैं? ये थोड़ा सा मुश्किल सी सूरत हाल है, दुनिया सारी आजकल कुछ ऐसे ही है। सऊदी अरब और यूएई एमबीएस को सोचा जाता था कि एमबीजी ये सारा कुछ एमबीजी चलाते हैं और एमबीएस उनके बिल्कुल बडी हैं, इकट्ठे ही चलते हैं। आजकल सूडान में राइवलरी है, यमन में राइवलरी है, सोमाली लैंड के इशू के ऊपर राइवलरी है। बाकायदा लहदा ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं, पैसा डाल रहे हैं, असला भी दे रहे हैं, बंदे मारे जा रहे हैं। तो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट वर्ड। अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस हैं इस सारे प्रोसेस में? देखिए पाकिस्तान एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक प्लेयर के तौर पर भी उभरा है। जो इसकी सफारती तन्हाई थी ख़ासतौर से मगरब के हवाले से, वो पिछले साल ख़त्म हुई है। तो ये तो हमारे लिए खुशाइंद है, लेकिन उलझनें भी बढ़ गई हैं, ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ गई हैं। मिसाल के तौर पर जो खलीजी रियासतों में पहले जैसे कि आपने कहा इत्तफ़ाक़ था, तो अब जो है हमारे ऊपर ये दबाव आ रहा है कि हम किसके साथ शामिल हों और किसके साथ ना शामिल हों। और सोमाली लैंड से बढ़ के ये आगे पूरे का पूरा जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है उसकी जद में आया हुआ है। ये सारे का सारा सी लेन्स के ऊपर झगड़ा हो रहा है, सी लेन्स के कंट्रोल के ऊपर बढ़ता हुआ लिबिया तक चला गया है, क्योंकि लिबिया ने भी अभी लिबिया से भी पाकिस्तान ने अभी राब्ते किए हैं, और 1GF-17 और दूसरा जो असला जो है उसको एक हिस्से को, लिबिया के एक हिस्से को पाकिस्तान ने दिया है। तो लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, कमिंग बैक टू
टू द इशू ऑफ गज़ा, उसमें यह है कि पाकिस्तान ने ये वाज़े किया है जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है उसकी क़यादत जो है वो अमेरिका के एक जनरल जैस्पर जेफर्स कर रहे हैं। तो वो सारे के सारे सिक्योरिटी के फ़ैसले वो करेंगे और जो फ़लस्तीनी भी उसमें कोई किरदार अदा नहीं कर सकेंगे। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम किसी पीस इन्फोर्समेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम पीस कीपिंग के लिए वहाँ होंगे अगर हम शामिल हुए। और दूसरा ये है कि हम जो है जो हमास को डिसार्म करने के लिए कोई कारकर्दगी नहीं दिखाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे। इसमें जो ख़बरें आ रही हैं वहाँ से कि हमास के और अमेरिका के पस पर्दा कुछ राब्ते हैं और कम से कम ये पता नहीं अब फेक न्यूज़ है या किसी तरीके से लीक करके फैलाई जा रही है कि उनके दरमियान किसी किस्म की कोई मुफाहमत हो रही है। ये होती है या नहीं होती है, वहाँ से मज़ाहमत जारी रहती है या नहीं रहती, इसके बारे में हमें इल्म नहीं है। आपने जो सवाल पूछा था उसके बारे में मैं ये कहूँगा कि देखिए इस वक्त पूरे का पूरा निज़ाम जो है वो दरम बरम है और जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने कल ये कहा है कि इट्स नॉट अ ट्रांजिशन, इट्स अ रप्चर, जिसका मतलब है कि जो दूसरी जंग अज़ीम के बाद निज़ाम बना था वो टूट फूट रहा है और उसके खदोखाल भी वाज़े नहीं हो रहे। तो पाकिस्तान को इस वक्त प्रैग्मेटिक और लचकदार पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए और जहाँ भी उसकी मनफियत और ताकत है उन मौक़े को इस्तेमाल करना चाहिए। और यानी ये कि कोई ऐसे मुस्तकिल फ़ैसले नहीं करने चाहिए क्योंकि कोई भी नहीं कर रहा है इस वक्त जो है सूरत इस किस्म की बदलती हुई सूरत हाल के पेश नज़र हम सिर्फ जो है अपने कौमी मफाद को देख रहे हैं और उसका पहरा दे रहे हैं। हार्ड लाइंस नहीं ड्रॉ करनी चाहिए, ये आपका बिल्कुल सही मशवरा है। इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में उससे बचना चाहिए। ईरानी सूरत हाल अगर बिगड़ती है तो फिर हम कहाँ स्टैंड कर रहे होंगे, क्योंकि ट्रंप साहब से कुछ बाइद नहीं है। जी, उस सिलसिले में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अगर ईरान में सूरत हाल बिगड़ती है तो मेरा अपना ये ख्याल है कि पाकिस्तान को बराह रास्त ख़तरा होगा। उसकी वजह यह है कि ईरान में पहले से भी बहुत ही बाहर की जो स्पाई एजेंसीज़ हैं वो मुतहर्रिक हैं, उसमें हिंदुस्तान की है, मोसाद है, उसके बाद अमेरिका जो है, अगर पता नहीं उनका जो है वहाँ अंदर प्रेजेंस है या नहीं, लेकिन किसी न किसी तरीके से नुमाइंदगी मौजूद है। वहाँ डुअल नेशनलिटी के लोग बड़ी तादाद में हैं। तो इस वजह से ये है कि जो ईरान के वैसे तो कई गुनाह हैं क्योंकि उसने अमेरिका दुश्मनी को अपना एक बहुत बड़ा मौक़िफ़ बनाया हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ जो उसकी जो यूरेनियम इनरिच किया हुआ है उसने और उसकी जो जौहरी सलाहियत है उसकी वजह से निशाना है। तो जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान के पास भी जौहरी सलाहियत है और ये सारी दुनिया को, ख़ास तौर से गैर मुस्लिम दुनिया को खटकती है कि ये क्यों है और वो इसे निशाना बनाना चाहते हैं। एक तो ये उसका पहलू है। दूसरा ये है कि इसराइल का तौर तरीका ये रहा है कि वो अपने हमसाया में जितने भी ममालिक हैं उनको तोड़ता रहा है। मसलन सीरिया तोड़ा है, इराक़ के ऊपर हमला करवाया, सीरिया में जो है खाना जंगी में वो उसने एक पूरी की पूरी सीरिया की रियासत को जो है मस्मार कर दिया। अब ये क्या साराई हो रही है कि ईरान में एक तो ये है कि नीट एंड क्लीन किसी किस्म की ट्रांजिशन हो जाए कि जो ये मजहबी निज़ाम है इसकी बजाय जो है एक सेकुलर निज़ाम आ जाए और जिस तरीके से रज़ा शाह वापस आ जाए और वही पुराना निज़ाम चले, जो मुमकिन नज़र नहीं आता। लेकिन अगर उन्होंने इसको 4-5 हिस्सों में तकसीम कर दिया, मिसाल के तौर पर बलूचिस्तान का मसला उन्होंने उठा लिया या उसके कुर्दिस्तान जो है उसको इराक़ और तुर्की से मिलाने की कोशिश की या सीरिया से मिलाने की कोशिश की, खुज़िस्तान जो ऑयल रिच रीजन है उसमें अगर उन्हें कब्ज़ा करने की कोशिश किया क्योंकि एक्सेस टू ऑयल इज़ अ प्रायोरिटी, और फिर जो है जो अज़रबैजानी है अगर आप वहाँ देखें तो उनकी बड़ी तादाद है। ईरान की पूरी जो आबादी है वो तकरीबन 92 मिलियन के करीब है, उसमें से 19 मिलियन के करीब आज़री हैं। तो यानी और जो बाकी जो है 60% के करीब जो है वो पर्शियंस हैं। तो इसलिए ये कि अगर वहाँ खाना जंगी भी शुरू हो गई तो पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आएगी क्योंकि हमारे वहाँ महाजरीन की नकल मकानी, उसके अलावा जो है सप्लाई चेन्स डिस्टर्प्ट हो जाएंगी। तो अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर, ईरान इसराइल ने जब जंग हो रही थी तो उस वक्त पाकिस्तान के ऊपर एतमाद किया था और हमें बाकायदा ये रिक्वेस्ट की थी कि हम ईरान के साथ गुफ्तगू, अमेरिका की गुफ्तगू बढ़ाने में अपना किरदार अदा करें, और इसका मार्को रूबियो ने पब्लिकली शुक्रिया भी अदा किया था। तो हमारा फरीज़ा ये बनता है कि अमेरिका को सलाह दें कि सफारतकारी के ज़रिए इन मामलात को हल करने की कोशिश करें
और दूसरे ये है कि जो ईरान के ऊपर अगर अमेरिका का हमला होता है तो बराह रास्त खलीजी रियासतों के ऊपर भी होता है, क्योंकि अगर ईरान रिटेलिएट करता है तो उससे पूरे का पूरा खित्ता जो है जंग की लपेट में आ जाएगा। एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। बिलाल साहब, जो इस वक्त चैलेंजेस हैं उसके लिए हमें अपने आप को वेल पोजीशन करना चाहिए। हम सऊदीज़ के साथ डिफेंस पैक्ट किया है, हमारा उसमें एडवांटेज है। हमने लीबिया के साथ, अज़रबैजान के साथ, इवन बांग्लादेश के साथ बातचीत चल रही है, कुछ और ममालिक के साथ आपकी JF-17 की चल रही है, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन हमें उसके लॉन्ग टर्म गेन्स होने चाहिए, टेम्परेरीली खबर छपवा के खुश होने की बजाय। क्या उसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कि रीजनल चैलेंजेस भी हैं लेकिन उसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी तलाश की जा सकती है? जी नहीं, बिल्कुल सही बात है जी। देखिए नदीम साहब, पहली बात तो ये कि जस्ट 1 or 2 sentences ऑन द वो जो बोर्ड ऑफ पीस। देखिए आई थिंक वन थिंग दैट शुड बी अप्रिशिएटेड इज़ कि फ़िलिस्तीन और गज़ा में अमन और रिकन्स्ट्रक्शन और एड के लिए जो हम सब की ख्वाहिश है बतौर एक कौम के, गज़ा में फ़िलिस्तीन में अमन भी होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनना चाहिए, लोगों को सहूलियात भी मिलनी चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचनी चाहिए। उसकी एक एफर्ट के अंदर वी हैव अ सीट ऑन द टेबल। आई वुड रादर वी हैड अ सीट ऑन दैट टेबल देन नॉट। देखिए आगे जो इसकी प्रोग्रेस होती है उसमें हम भी यहाँ हैं, आप भी यहाँ हैं, मगर इट इज़ बेटर इफ़ वी आर देयर एंड वी आर एबल टू हैव अ वॉइस एंड एन इन्फ्लुएंस इन इंश्योरिंग दैट। दूसरी बात यह कि आई थिंक आज एक और चीज़ जो खुशाइन वहाँ पे मेरे ख्याल से जो ऐलान हुआ, अली गाद साहब जो कि हेड ऑफ़ द इंटरिम गवर्नमेंट हैं, जिसका आप पहले जिक्र कर रहे थे, मेरे ख्याल से उन्होंने कहीं वीडियो लिंक पे आके इस चीज़ का भी ऐलान किया कि रफ़ा क्रॉसिंग जो इजिप्ट और गज़ा के दरमियान है वो मई 2024 के बाद पहली दफ़ा अब हफ्ता या 2 हफ्तों में खुल जाएगी। So there is some progress, and if these incremental improvements can be achieved through this board या this platform, then I think it would be worthwhile. जो आपने दूसरी बात की नदीम साहब, देखिए ये बात, पहली बात तो ये कि आई थिंक बड़ा अच्छा रहा है कि जिस तरह की हमारी डिप्लोमेटिक सक्सेसेस रही हैं, और आपकी बात बिल्कुल सही है कि इसको हमें आगे ट्रांसलेट करना होगा into economic gains as well for our people, overall for our defense and the prosperity of our country. तो देखिए उसमें अब अगर आप अमेरिका देखें तो अमेरिका के साथ आपको एक रिलेटिवली बेहतर ट्रेड डील मिली। इसी तरह आप बांग्लादेश के साथ पहली दफ़ा, उससे हमारी एक्सपोर्ट ग्रोथ नहीं हुई। नहीं देखिए, मगर आप नहीं देखिए, एक्सपोर्ट ग्रोथ के अपने चैलेंजेस हैं और वो हमने अबूर करने हैं, मगर आप ये तो मान सकते हैं ना कि कम टैरिफ होना पहले से बेहतर था, या कि आपके एक्सपोर्ट्स आर मोर लाइकली टू बी सोल्ड टुडे देन येस्टरडे। मतलब अदर चैलेंजेस असाइड, आपके टैक्सेशन के चैलेंजेस कि हम इतने मुश्किल चीज़ों में घिरे हुए हैं, हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इन हाउस घर के अंदर बैठ के बहुत सारी चीज़ों को सीधा करने की ज़रूरत है। सर आपकी मिडल ईस्ट में अब आप एक स्टेक होल्डर हैं सऊदी डिफेंस डील के बाद, और जितना इस वक्त चैलेंज मिडल ईस्ट के अंदर है किसी दुनिया के खिते में नहीं है। मिडल ईस्ट में अपॉर्चुनिटीज नहीं है। आप जाएं UAE की मार्केट खोलें, आपके ओवरसीज वर्कर्स जा सकते हैं, सऊदी अरब से डील करें, ओवरसीज वर्कर्स जा सकते हैं। हमें ये अपॉर्चुनिटीज भी हैं और चैलेंजेस भी हैं। मैं तो अपॉर्चुनिटीज को चाहता हूँ कि आप यूज़ करें। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और इन सब बायलैटरल रिलेशंस को इकोनॉमिक और ट्रेड डिप्लोमेसी में तब्दील करना ही हमारा हदफ भी है, और प्राइम मिनिस्टर साहब जगह जगह ये बात करते भी हैं, और इसके ऊपर एफर्ट्स हो भी रही हैं, और इंशाल्लाह आपके सामने आएंगी भी। चाहे वो चले सऊदी डिफेंस पैक्ट तो हो गया, मगर अगेन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट एज वेल यू विल सी UAE ने उसके बाद जाके इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया। तो दिस इज ए चैलेंज। डॉक्टर साहब क्या करना चाहिए सर? देखिए मुश्किल दुनिया है, मुश्किल दुनिया में हमने रास्ता निकाला। देखिए ऐसा है कि मैं आपको एक बात बता, अगेन बेसिक प्रिंसिपल यही होता है जो आप कह रहे थे कि फर्स्ट योर हाउस शुड बी इन ऑर्डर। पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपार्ट, वो हमेशा रहते हैं, हर जगह पे रहते हैं, पूरी दुनिया में रहते हैं। जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है वो एक और दूसरे की, और बेसिकली सिंपल ये है कि जैसे दो फाइनेंस वाले बंदे एक हदफ निकालने के लिए दो मुख्तलिफ तरीकों के एक दूसरे से एग्री नहीं करेंगे, वो अपनी जगह है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें मैं भी फाइनेंस का हूँ, बिलाल भी फाइनेंस का है, और जस्ट मैं अगर ज़ोरावर हूँ, मैं इसकी बात ना मानते हुए इसको अंदर कर दूँ, दैट इज़ नॉट हाउ द हाउस विल कम इन ऑर्डर, दैट इज़ नॉट द राइट वे। नंबर 2, ये जो भी हुआ है जिसमें हम ये बोर्ड ऑफ पीस की बात कर रहे हैं, आई विश कि ये पहले डिस्कस होता पार्लियामेंट के अंदर। आई विश कि इसके अंदर डिस्कशंस होती। उसकी वजह ये है सर, इसका बहुत ही अच्छा फोरम होता है पार्लियामेंट्री कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी, व्हाटएवर, बहुत अच्छा फोरम होता है। इट्स अ पार्ट। देखिए नहीं, नॉट ओनली, देखिए बात चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती हैं वो आपको पार्लियामेंट के ऊपर आनी चाहिए, सिर्फ कमेटियों के अंदर नहीं, पार्लियामेंट के अंदर भी होनी चाहिए। नंबर 2,
पार्लियामेंट्री कमेटी इज पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। it's a much smaller, वो Civil है military इकट्ठे बैठ जाते हैं उसमें। देखिए ये चीज जो है ना, ये आपके फ्यूचर के जो इम्पैक्ट है, फॉर एग्जांपल ये हो सकता है कि अगर हम 1979 में कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते पार्लियामेंट में, तो उसका शायद ये जो आज पिछले 20, 30, 40 साल से पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है वो शायद ना आता। अगर हम ये जो वॉर ऑन टेरर की बात हुई थी, अगर वो पार्लियामेंट में उस पर डिस्कस करके प्रॉपर तरीके से और उसके ऊपर बात होती और फिर डिस्कशंस होती, ठोसा ना जाता और बात होती है। बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्कशन करनी होती है। प्लस अगर फ़र्ज़ करें एट एनी टाइम गवर्नमेंट के पास एक चॉइस होता है कि यार मैंने ये पार्लियामेंट में डाला था, पार्लियामेंट में इसको हो गया, तो आपके पास एक फेस सेविंग की बात होती है कि आप उससे निकल सकते हैं या आप उसके बाद कुछ कर सकते हैं। अभी मेरी नज़र में गवर्नमेंट जितना कमिट करे, देखिए सिंपल सी बात है, मैं कमांड कर रहा हूँ, आप मेरे नीचे, मैं आपको कहता हूँ यार तुमने ये करना है, आप कैसे ना कहोगे? समझ नहीं आती, मुझे समझ नहीं आती कि आप कैसे ना कहोगे कि यार मैं, आप कहते हो कि यार मैंने उसको प्रोटेक्ट करना है, मैं कहता हूँ नहीं है तूने उसको मारना है, आप मुझे कैसे ना कहोगे? I do not understand that thing. You don't have the guts to stand in front of me. You don't. Trust me, I've got IMF with me. यूं करके आपको पकड़ के आपको सीधा करूंगा। बड़े बड़े मुल्क उनको नहीं सस्टेन कर सकेंगे, आप कैसे करोगे? देयर आर सर्टेन implications which if happens in the future would be devastating. ये मुसलमानों के लिए हो जाएगा, बाकी वो जो सऊदी अरब वगैरह है सर, वो बहुत मालदार लोग हैं, वो निकल जाएंगे, आप मारे जाओगे। अच्छा, ट्रंप के दो स्टेटमेंट भी आपको सुना देता हूँ। एक तो मुझे बड़ा मज़ा आता है कि जब वो इंडिया और पाकिस्तान की जंग का तस्करा करते हैं, और ख़ास तौर पर कोई 55 दफ़ा तो कोई पाकिस्तान ने जो जहाज़ मार गए हैं उनका तस्करा करते हैं। आज भी उन्होंने तस्करा किया है एक जंग रुकवाने के हवाले से। सर ये दो चैलेंज है, क्या नहीं साहब, तैयारी रखिएगा, हमास और हिजबुल्ला भी साथ मिला लें और इधर से ईरान वाला इशू। देखिए नदीम साहब, देखिए बात ये, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप पिछले साल में जिस तरीके से हमने अपने आप को डिप्लोमेटिकली कंडक्ट किया, अगर तो बात हर चीज़ ऑटो पायलट वाली होती तो इस तरह के नताइज ना आते जो अभी तक आए हैं। देखिए कुछ तो उस मेच्योरिटी और हमने विजडम या वाइज तरीके से चले हैं तो तभी ऐसे नताइज आए ना, जहाँ पे आपके चाइना के साथ भी मामलात स्ट्रेंथन हुए हैं। चाइना इज नॉट पार्ट ऑफ बोर्ड ऑफ पीस। नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बोर्ड ऑफ पीस, नहीं सर, आई एम टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल डिप्लोमेटिक। देखिए हमारी मुख्तलिफ हमने ताल्लुकात को उनके अपने मेरिट्स के ऊपर स्ट्रेंथन किया। दिस इज व्हाट डिप्लोमेसी आ जाएगी, कोई हमारे फॉरेन पॉलिसी के इंटरेस्ट तो नहीं हर्ट होंगे? नहीं, देखिए ये बात नदीम साहब पिछले साल में ना बहुत दफ़ा कही गई है, जब हमने दीगर अमेरिका के साथ जब कुर्बत हुई तो कभी कोई और सवाल आता था। तो देखिए मगर इन सब हालात के अंदर हमने एक रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन भी किया है और अपनी जो नेशनल इंटरेस्ट है उनको इंश्योर किया। आगे भी देखिए इस बोर्ड ऑफ पीस के अंदर आगे हम फिर एक प्रोएक्टिवली एक मेंबर रहेंगे और हमारी एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, और हमने माजी में जिस तरह बायलैटरल ताल्लुकात को भी स्ट्रेंथन करना और एट द सेम टाइम अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्राइमेसी देना, इन दोनों चीज़ों का तवाज़ुन हमने करके दिखाया है पिछले साल में, और इंशाल्लाह आगे भी इस बोर्ड में शमूलियत के साथ भी आगे इसको जारी रखा जाएगा। देखिए हमने उसके जो मकासद हैं, हमारे जो मकासद हैं इस बोर्ड का हिस्सा बनने के, वो वाज़ेह तौर पे अवाम को बताए गए हैं और इंशाल्लाह उसका पैरा भी देंगे इसमें। डॉक्टर साहब, जो ट्रंप से बिला वजह लड़ाई लेना, वो शायद इस मौके के ऊपर बहुत मुनासिब फैसला ना हो, क्योंकि जो कुछ वो वेनेजुएला में कर रहा है, जो ग्रीनलैंड के साथ कर रहा है, जो यूरोपियन ममालिक के साथ कर रहा है, वो उसका तमस्खर उड़ाता है फ्रेंच प्रेसिडेंट का। इससे उसने वो जो यूके उसका दुम छल्ला बना होता है, उसके साथ जो कुछ उसने कर छोड़ा कह कह के प्राइम मिनिस्टर का और पूरी यूके गवर्नमेंट का हाल किया उसने डिगो गार्सिया वाले इशू के ऊपर, तो आप उससे कुछ भी बाइद नहीं है। तो उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना अच्छी बात है, लेकिन हमें बैलेंसिंग एक्ट चाहिए। चाइना हमारा लॉन्ग टेस्टेड फ्रेंड है, उसके साथ जुड़ के रहना है, आयरन ब्रदर, वो आयरन ब्रदर ही रहना चाहिए। देखिए हिमालय से बुलंद है, समंदर से गहरी, शहर से मीठी दोस्ती को बरकरार रहनी चाहिए। एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें वो इंडिया के बारे में कह रहे थे कि इंडिया शुड सीक द न्यू स्ट्रैटेजी विद चाइना एज वेल। दुनिया बदल रही है। वो एक पुराना मुहावरा है, वो कहते हैं कि बादशाह के आगे से और घोड़े के पीछे से नहीं गुजरना चाहिए। आप ठीक बादशाह के आगे से बार बार गुजर रहे हो। आपकी उतनी जो दुनिया में आपकी ठीक है, आपके अंदर एक मसल्स हैं, वो अपनी जगह हैं, आपने शो भी किए हैं, अपनी जगह हैं, लेकिन इतने नहीं है कि आप एक बहुत सिग्निफिकेंट किस्म का ऑनस्लॉट झेल सको।
नहीं है इतने। आपको सोच समझ के ये डिसीजन लेने होंगे। ये डिसीजंस छोटे नहीं है, इनकी बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस होगी। खुदा न खास्ता जो अभी आपने सुना है कि उन्होंने कहा है कि यू आर देन फिनिश, ये चीज़ अगर वो कर लें, आप किधर खड़े होगे? आप किधर खड़े होगे? आप क्या हमास के सोच ऊपर तो ये कुछ करेगा सर? मैं सुन लेना, अगर फर्ज करें वो हमास डिसआर्म नहीं होना चाहती और वो हमास को रगड़ दे और जो ये कह रहा है वो करवा दे, वेयर विल पाकिस्तान स्टैंड? वेयर विल पाकिस्तान टाइम खत्म हो गया, लेकिन इसको कंटिन्यू करेंगे आइंदा आने वाले दिनों में इस बहस को। डॉक्टर हुमायूं साहब, बिलाल साहब, सरदार मसूद साहब, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।